एक जो राजनीतिक दल है, जो असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक दल है, वो खुले रूप में ये अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को सामने रखता है और उसके बाद वो उससे दलित और किसी और चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो राजनीति है, जो कि मुस्लिमों को केंद्र में रखकर है और वो अलग-अलग जगहों पर जाकर चुनाव भी लड़ते हैं और कई टीकाकार मानते हैं कि बिहार में अगर आरजेडी हारी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उसमें ओवैसी की पार्टी की बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह की जो राजनीति है, क्या मुस्लिम युवा उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो एक अलग पहचान के साथ अपनी राजनीति को स्थापित कर पाएँगे? आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की राजनीति के सफल होने के मौके बहुत ही कम हैं। कहीं-कहीं ऐसा लग सकता है कि वहीं कहीं वो मार्जिनली थोड़ा बहुत सफल हुई है या उसने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। जैसे कि अभी आपने बिहार का ज़िक्र किया। आप देखिए पश्चिम बंगाल में वो कितने धूम-धड़ाके से उतरे थे, क्या हुँ, हश्र हुआ उनका। अभी उत्तर प्रदेश में कितने धूम-धड़ाके से उतरे थे, यहाँ तक कि मीडिया में उनके योगी और बनाम ओवैसी को ही दिखाया जाता था। लेकिन देखिए वहाँ उनका क्या हश्र हुआ। हुँ, तो ऐसी बात नहीं है। जो उनका जो हल्ला-गुल्ला होता है, जो मुस्लिम युवक चेहरे होते हैं, जो उनकी भव्य रैलियाँ होती हैं, तो उसमें से सवाल तो ये भी उठता है कि भई जो नेता पुराने हैदराबाद का नेता है केवल, यानी जिसका जनाधार केवल पूरे हैदराबाद में भी नहीं। हैदराबाद का जो पुराना शहर है चार मीनार वाला, हुँ, केवल वहाँ तक सीमित है। अगर और कहीं से चुनाव लड़े तो उसके जीतने के लाले पड़ जाएँगे। उनकी पारिवारिक ज़मीन वही है राजनीति की। वो व्यक्ति पूरे देश में घूमकर 50-50, 100-100 सीटों के ऊपर कैसे चुनाव लड़ता है? वो कैसे इतनी-इतनी भव्य रैलियाँ करता है? मुस्लिम समाज तो बहुत पैसे वाला समाज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की अगर मुसलमान समाज इतने बड़े पैमाने पर उनको चंदा दे रहा होता तो वोट भी देता साथ में। लेकिन वोट तो उनको मुसलमानों के नहीं मिलते हैं। कहीं कभी-कभार किसी निर्वाचन क्षेत्र में किन्हीं खास परिस्थितियों की वजह से मिल जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे तो नहीं मिलते हैं। तो हुँ, वो इतना चुनावी खर्चा कैसे कर पाते हैं? उनके पास कोई सरकार भी नहीं है, उनका किसी पार्टी से कोई गठजोड़ भी नहीं होता, कभी-कभी बसपा जैसी पार्टी से गठजोड़ वगैरह हो जाता है, उससे भी कोई बात खास बनती नज़र नहीं आती है। यहाँ तक कि वो बसपा को मुसलमान वोट भी नहीं ट्रांसफर करा पाते हैं। हुँ, तो ये जो करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए जो चुनावों में वो खर्च करते हैं, ये धन कहाँ से आता है? हुँ, इसकी ये चीज़ जो है वो मुसलमान जो मतदाता हैं उनके मन में भी संदेह की बात करती है। अभी एक गुजरात के एक जो मुस्लिम नेता हैं, हुँ, तो वो उनसे जब ओवैसी के बारे में बात हो रही थी, मुस्कुरा के बोले कि हम लोग गुजरात में इनको ग्रीन कमल कहते हैं। गुजरात में हमने इनका नाम ग्रीन कमल कर रख छोड़ा है। हुँ, जैसे ही वो आते हैं हम लोग कहते हैं देखो ये ग्रीन कमल आ गया, ग्रीन कमल आ गया। हुँ, हुँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान वोटरों में उनकी साख कैसी है। जी। एक जो चर्चा आम तौर पे कई बार क्लासरूम के की चर्चा के रूप में होती है और कुछ-कुछ विद्वान इस पर बात करते हैं कि हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया है, जिसमें कि चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो जीत जाता है। शायद वही एक बड़ा कारण है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष रूप से मुस्लिम, उनका सही रिप्रेज़ेंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि 14.2% मुस्लिम हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या में, तो इस लिहाज से लोकसभा में उनके 75 से 80 सीटें उनके मुस्लिमों के पास होनी चाहिए। लेकिन जब सबसे ज़्यादा मुसलमान जीते 1980 में, तो वो 49 थे और उसके बाद हमेशा ही 30 के नीचे 29, 27, 23 ऐसे रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि क्या यह तर्क सही है कि अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुस्लिमों को सही रिप्रेज़ेंटेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ है? अच्छा कमल एक बात बताइए, आप तो राजनीति शास्त्र में रमे हुए हैं, आप उसके आचार्य हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और खुद भी पुस्तकें लिखते हैं, बड़ी अच्छी चर्चाएँ करते हैं। क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का असूल आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व है? मुझे लगता ऐसा है कहीं कि लिखा जी। है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि संविधान केवल 2 समुदायों को इस प्रकार की इजाज़त देता है। जो अनुसूचित जातियाँ हैं, यानी जो पूर्व अछूत हैं, उनको आबादी के मुताबिक उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजातियाँ यानी जो आदिवासी हैं, उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र 9% का उनको रिज़र्वेशन है और 15% का रिज़र्वेशन अनुसूचित जातियों को है। इनके अलावा देश के किसी भी समुदाय को आबादी के मुताबिक आरक्षण नहीं है और मुसलमानों को अलग से मतदाता मंडल मिले या अलग से उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, अलग मतदाता मंडलों के खिलाफ गांधी जी ने कितना बड़ा संग्राम छेड़ा था, आपको याद होगा। गांधी जी ने जो कुछ बड़ी लड़ाइयाँ छेड़ी, उसमें एक बड़ी लड़ाई ये भी थी कि वो
किसी को भी कोई अलग किस्म का अलग मतदाता मंडल नहीं देना चाहते थे। न वो अछूतों के अलग मतदाता मंडल के पक्ष में थे, न मुसलमानों के अलग मतदाता मंडल के पक्ष में थे। तो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा या उनका आरक्षण, ये अगर एक बार हो गया तो ये तो देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए विषाक्त कर देगा। यानी आप एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की कल्पना कर रहे हैं जहां पर मुसलमान के अलावा और कोई चुनाव नहीं खड़ा हो सकता। यही तो कह रहे हैं ना आप, जैसा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ होता है। आप कल्पना कीजिए कि इसका क्या हश्र होगा। अच्छा, जहां तक यह है कि आबादी के मुताबिक उनकी सीटें क्यों नहीं आती हैं, ये दावा तो कोई सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कोई कर ही नहीं सकता। भाई एक जमाने में पिछड़ी जातियों का जितनी आबादी में हिस्सा था, उतनी सीटें तो उनको नहीं आती थी उनको। फिर जब पिछड़ी जातियों ने राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाई और उन्होंने तरह तरह के सहयोग समझौते करने शुरू किए, तरह तरह के गठजोड़ करने शुरू किए, और इस तरह से उन्होंने राजनीति की काफी लंबे अरसे बाद उनकी संख्या विधायिकाओं में बढ़ने लगी। अब भाई मुसलमान लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, हालांकि मौलाना आजाद उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहते थे। मौलाना आजाद कहते थे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुमत है, मेजोरिटी है ये। लेकिन अब मुसलमान लोग अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगे हैं, और ठीक भी है। तो अब वो उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि उनके देश के दूसरे अल्पसंख्यकों से किस तरह के ताल्लुकात हैं। अकेले अल्पसंख्यक नहीं है, सिख भी उस लिहाज से अल्पसंख्यक हैं, जैन उस लिहाज से अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है इन समुदायों को, ईसाई अल्पसंख्यक हैं। तो क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, जो इन तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है, उसके इन अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध कैसे है? जब इन अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यकों का अत्याचार होता है तो मुसलमानों में मुसलमान उसके ऊपर क्या करते हैं? मुसलमानों का नेतृत्व क्या करता है? दिल्ली में जितने बड़े पैमाने पर 1984 में निर्ममता पूर्वक हजारों सिखों को जलाया गया जिंदा, उनको लूटा गया, उस वक्त दिल्ली का जो मुसलमान है, जो काफी बड़ी संख्या में है, उसने क्या किया? ये तो सवाल मैंने मुस्लिम मजलिस मशावरात के कार्यक्रम में उठाया था। मुझे इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। किसी ने कहा कि हमने एक बयान जारी कर दिया था, किसी ने कहा अरे हमने कुछ तो मतलब अपनी अपील जारी की थी। हमने आपकी हैसियत के बयान जारी करने और अपील जारी करने की है, तो आपके खिलाफ जब सांप्रदायिक हिंसा हुई तो और लोग भी बयान जारी कर देंगे और अपील जारी कर देंगे। फिर आप देश के दूसरे समुदायों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो आपके पक्ष में खुलकर आएंगे? तो जो मुस्लिम राजनीति है उसका एक खास तरह का किरदार रहा है। ये अपने आप में डूबी हुई राजनीति, अपने आप में सीमित राजनीति है, ये खुलती नहीं है, इसके दरवाजे बंद रहते हैं। आज आजादी के तुरंत बाद जो स्थिति थी, राजनीति के बुनियादी किरदार में कोई अंतर नहीं आया। तो मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं, और हमारे जैसे आप जैसे लोग भी चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके पूरे नागरिक अधिकार मिले, उनको अपनी पूरी राजनीतिक अभिव्यक्ति का मौका मिले, उत्तरोत्तर संसद और विधायिकाओं में उनके नुमाइंदे बढ़ें, इस तरह की स्थितियां पैदा हों। लेकिन इस तरह की स्थितियां पैदा करने के लिए स्वयं उनको पहलकदमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरे, वो असल में केवल अपने धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करने तक ही हर चीज को सीमित रखना चाहते हैं। अपने समाज के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां आए, उनके समाज में चीजें बदलें। आजकल कुछ आवाजें उठने लगी हैं और कुछ बातें होने लगी हैं उनके समाज के भीतर से भी, लेकिन वो बहुत ही कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है उसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो सांप्रदायिक राजनीति होती है और हिंदू बहुसंख्यकवाद की राजनीति है और उसका जो बोलबाला है, उसकी जो कामयाबी है, मैं उस मुसलमानों की दिक्कतों के लिए उसके महत्व को कम करके आंक रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से ये राजनीति परवान चढ़ी है, तब से मुसलमान पूरी तरीके से अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि उन्हें कोने में धकेल दिया गया है, वो महसूस करते हैं उनकी राजनीतिक पहलकदमी को उनसे छीन लिया गया है, और मोटे तौर पर बहुत सारी बातें सही भी है। लेकिन इस समस्या से निकलने का क्या तरीका है? ऐसा नहीं है कि समाज के अन्य गैर मुसलमान हिस्से आगे बढ़कर उनको उठाएंगे, इस समस्या से आगे निकालने की कोशिश करेंगे। उनको खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वो छोटा मोटा समुदाय नहीं है ये, उनको खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और उस प्रकार का रास्ता निकालने में वो मोटे तौर पर न केवल नाकाम है, बल्कि रास्ता निकालने की कोई उनमें इच्छा और पहलकदमी भी नहीं दिखाई पड़ती।
तो आज की बातचीत में हमने मुस्लिम राजनीति से जुड़े विविध मुद्दों पर, विविध पहलुओं पर चर्चा की और मुख्य रूप से जो बात उभर कर सामने आई वो यही कि जो मुस्लिम समाज है और वहाँ पर जो बुद्धिजीवी तबका है, उसको अपने समाज के भीतर राजनीतिक बहस को और तेज करना होगा, जिससे कि वह अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो पाए और राजनीति में अपने आप को ज़्यादा सक्रिय बना पाए। तो अभय सर, आपको इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले अंक में हम मिलते हैं और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार। ज़रूर।